ओके, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव इस चैप्टर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और प्रीवियस दो लेक्चर्स जो हमने कंडक्ट किए थे, कपल ऑफ लेक्चर्स जो हमने कंडक्ट किए थे, उसमें हमने इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव और न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दैट इक्वेशन, इस पर अच्छा खासा डिस्कशन किया था और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, अराउंड 30-35 इतनी एक्सरसाइजेस हमने की। आज के इस लेक्चर में हम एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो वेव के सुपरपोजिशन को समझने में हमें हेल्प करेगी। ओके, क्योंकि मेन जो इस चैप्टर की थीम है, मेन जो इस चैप्टर का हमें कंसेप्ट कैरी करना है वो सुपरपोजिशन है, जैसे कि नेम ऑफ द चैप्टर सजेस्ट करता है। तो सुपरपोजिशन समझने से पहले या एग्जैक्टली सुपरपोजिशन की थ्योरी को अंडरस्टैंड करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हम यहाँ जरूरी समझते हैं कवर करना, जो हमें हेल्प करेगा फर्दर सुपरपोजिशन की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में, और वो कंसेप्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, वेव का रिफ्लेक्शन। वैसे ये फिनोमेना या रिफ्लेक्शन की बात हम जब करते हैं तो अक्सर हमारे माइंड में लाइट का परसेप्शन या लाइट का आइडिया आ जाता है कि रिफ्लेक्शन यार वो तो लाइट के साथ होता है। ठीक है, लाइट के साथ होता है, हम उसको एलिमेंट्री क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं, स्कूल के डेज में भी हमने रिफ्लेक्शन पर काफी कुछ पढ़ा, रे डायग्राम्स बनाई और ये वो सब। बट बेसिकली देखा जाए ना तो रिफ्लेक्शन यहाँ हम वेव्स की करते हैं, और लाइट को भी एक्चुअली हम वेव मान के ही उसके रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर पाते हैं आगे चल के। तो लाइट एज अ वेव हम ट्रीट करते हैं, और फिर लाइट का रिफ्लेक्शन कोई भी टाइप की वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो जैसे कि लाइट हो गई, या कोई दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, ट्रांसवर्स वेव हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, साउंड हो, ठीक है, किसी रोप पे बनी हुई वेव हो, वाटर के सरफेस पे रिपल्स हों, जब ये किसी दो अलग अलग मीडियम में ट्रैवल कर रहे होंगे, एक मीडियम को छोड़ के किसी दूसरे मीडियम में जा रहे होंगे, या किसी डेड एंड से जाके ये टकराएंगे, तो वो उस डेड एंड से टकराने के बाद या मीडियम चेंज करते वक्त उन दोनों मीडियम की बाउंड्री पर पलट के वापस आ जाती है, रिफ्लेक्शन उनका होता है। ओके, वो पलट के वापस जो आती है ना, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ बड़े सिंपल से एनिमेशंस आपके सामने रखता हूँ, हालांकि उसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बाद में समझाऊंगा बहुत डिटेल में। इसे ध्यान से देखिए, आपको एक आइडिया क्लियर होगा, और साथ साथ इसे भी ध्यान से देखिए, कुछ चीजें मैं यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक अब इस पहली पिक्चर में या छोटा सा जो यहाँ एनिमेशन प्ले हो रहा है उसमें ये एक रोप है, ये इन दोनों की बाउंड्री है, फिर एक अगली रोप है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक वेव आ रही है, मानो जैसे एक पल्स यहाँ से आ रही है, कुछ हिस्सा पल्स का आगे चला गया और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आया। ठीक है, तो ये जो हिस्सा आगे जा रहा है, वेव की कुछ एनर्जी जो आगे बढ़ रही है, इसे हम कहेंगे ट्रांसमिटेड, आगे निकल गई। और ये जो पलट के पीछे वापस आ रही है, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है, यहां से वेव आ रही है, लेकिन इस बार मैंने इसका सिनेरियो रिवर्स बनाया है यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि यहां से वेव आ रही है, ये यहां से कुछ हिस्सा आगे गया, तो ये जो आगे गया वो क्या कहलाएगा, ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड। और जो इस बाउंड्री से पलट के पीछे आया वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड। तो एक बेसिक बात समझिए, वेव का रिफ्लेक्शन उस वक्त पॉसिबल है जब वेव एक टाइप ऑफ मीडियम को छोड़ के दूसरे टाइप ऑफ मीडियम में एंटर करने वाली है। रिफ्लेक्शन उसका पहली जो सिचुएशन हो सकती है वो ये हो सकती है कि वेव एक टाइप ऑफ मीडियम, वन टाइप ऑफ मीडियम से ट्रांसफर होके प्रोपोगेट करते करते जब किसी दूसरे मीडियम में एंटर करने वाली होगी तो उसकी बाउंड्री पर उसका रिफ्लेक्शन हो सकता है, जैसे यहां, जैसे यहां। आई बात समझ में? ठीक, दूसरा वेव का और रिफ्लेक्शन क्राइटेरिया क्या हो सकता है, आइए इस डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम को देखिए ध्यान से, या इस एनिमेशन को ध्यान से देखिए। अब यहां पहले ऊपर देखिए, इस वाले को एनालाइज करिए, ये वेव चली, यहां ये एंड क्लोज हो गया,
खत्म, डेड एंड, क्लोज्ड एंड, फिक्स्ड एंड। अब वेव के आगे जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, खत्म, वेव आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्लोज पूरी तरीके से, ये पॉइंट हिल ही नहीं सकता। जैसे कि एक रस्सी तुमने ले ली और वो दीवार से बांध दी तुमने अब यहां से तुमने जर्क दिया, वेव चली चली चली, यहां जाके टकराई, आप कहां आगे जाएगी? आगे तो ये पॉइंट तो मूव करना ही नहीं वाला है, तो मजबूरी में वहां से वेव को पलट के तो वापस आना है। Yes. तो ये भी एक रिफ्लेक्शन का रीजन हो सकता है कि आप एंड पर पहुंच जाए, बाउंड्री पर ना पहुंचते पहुंचते आप कहां पहुंच जाए? एंड पर। बाउंड्री ये वर्ड हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब दो अलग अलग टाइप ऑफ मीडियम्स हैं, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम है, वेव एक मीडियम से निकल करके दूसरे मीडियम में जब प्रोपोगेट होने वाली होगी, तब उस बाउंड्री पर कुछ हिस्सा पीछे पलट के वापस आएगा, कुछ हिस्सा आगे जाएगा, जो हिस्सा वापस आ गया वो कहलाएगा रिफ्लेक्टेड, और जो पोर्शन आगे निकल गया वो कहलाएगा ट्रांसमिटेड। ये एक सिचुएशन है बाउंड्री, दो अलग अलग मीडियम्स के लिए। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी रिफ्लेक्शन की उस वक्त हो सकती है जब हम एंड पर पहुंच जाए, एंड, अब आगे मीडियम ही नहीं है। बात समझ आई? Yes, sir. अब बच्चों वो एंड भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक टाइप का एंड हो सकता है फिक्स, क्लोज, पूरी तरीके से बंद। फिक्स या क्लोज या डेड एंड, जब हम ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब यह है कि उस एंड पर मोशन होने का कोई चांस नहीं है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, या कोई एम्पलीट्यूड नहीं बन सकता, तो वेव को मजबूरी में पलट के वापस आना है। ठीक। दूसरे एक टाइप का एंड भी हो सकता है, एक दूसरे टाइप का एंड भी पॉसिबल है, बड़ा अजीब लगेगा आपको सुन के ये, बट ऐसा पॉसिबल है। वो एंड कहलाता है फ्री एंड। अब देखो ये रोप जाके यहां तो एंड हो रही है, इसके आगे रस्सी है नहीं, तो वेव को पलट के वापस आना पड़ेगा, लेकिन ये एंड है कैसा? फ्री है, ये मूव कर सकता है, ये हरकत कर सकता है। जैसे मान लो आपने किसी चीज को ऐसे झटका दिया, तो वो वेव चलती 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 एंड पर पहुंची, अब वो और आगे नहीं जा सकती, वो एंड ऐसे मूव करके वेव वापस आ जाती है। होता है ऐसा। एक रस्सी को आपने झटका दिया तो आप देखोगे कि कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आया था। Yes. इस तरीके का कभी आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा। पूरी की पूरी वेव नहीं आती है, लेकिन वेव की कुछ एनर्जी, कुछ उसका कम एम्पलीट्यूड बोल लो, या जो भी बोलना है आपको, ठीक है, या हो सकता है किसी किसी केस में पूरा 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 भी वापस आ सकता है। तो एंड भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक कौन सा एंड? Fixed. फिक्स्ड एंड, ठीक है, डेड एंड, क्लोज्ड एंड ऐसे भी कह सकते हैं। और दूसरा कैसा? Free. फ्री एंड। उस एंड से रिफ्लेक्शन होने वाला है, वो एंड खत्म, अब वेव और आगे नहीं जा सकती, तो उसको पलट के वापस आना है वहां से। ठीक है। तो ये मैंने आपको दो रीजन बता दिए, दो पॉसिबिलिटीज बताई कि जिसमें रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं। ये भी एक डायग्राम आप यहाँ पे नोटिस कर लें। अब इस वाले एंड को नोटिस करो, तो ये कैसा एंड कहलाएगा, जरा सोचिए। Fixed. फिक्स्ड एंड है, यहाँ टकराई वेव, कोई चांस नहीं है वेव के वापस आगे आगे बढ़ने का, तो वो पलट के वापस आ गई। अब इस एंड को नोटिस करो, देखो ये एंड फ्री है, तो ये हल्का सा ऊपर गया और वेव दोबारा बन के पीछे वापस चली गई, तो ये वाला एंड क्या कहलाएगा? Free end. यस, दिस विल बी अ फिक्स्ड एंड, दिस विल बी अ फ्री एंड। अब इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वेव जब रिफ्लेक्ट करेगी तो फिर उसमें क्रेस्ट का क्या होगा, ट्रफ का क्या होगा, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो कंप्रेशन का क्या होगा, रेडिफ्रैक्शन का क्या होगा, वेलोसिटी का क्या होगा, फेज का क्या होगा। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिमाग में बिठाने हैं, जो कि मैं आपको एकदम अच्छे से टेबुलेटेड फॉर्मेट में आपके सामने रखूंगा, आप 2 मिनट में उसको याद कर लेंगे इंशाल्लाह। पहले मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि रिफ्लेक्शन कहां कहां हो सकता है। तो रिफ्लेक्शन दो जगह हो सकता है। नंबर एक, या तो रिफ्लेक्शन एंड्स पे होगा, एंड्स पे, ठीक है, जहां मीडियम खत्म हो रहा है। और वो एंड मैंने आपको कितने टाइप के बताए? दो. दो। कौन कौन से? Fixed or free. या रिफ्लेक्शन बाउंड्रीज पे होगा। बाउंड्रीज का मतलब जान रहे हो? बाउंड्रीज का मतलब एक टाइप ऑफ मीडियम और अनदर टाइप ऑफ मीडियम के बीच में जो एक ऐसी सेगमेंट है, एक ऐसी जगह है जहां मीडियम का चेंज होगा, तो बाउंड्रीज पर भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। बात समझ आई? Yes, sir. अब एक और बात हमें रिफ्लेक्शन को समझने के लिए समझना पड़ेगा, और वो ये है कि जब हम बाउंड्री वाली सिचुएशन में, या इवन इन सम केसेस एंड वाली सिचुएशन में वेव को रिफ्लेक्ट कराते हैं, तो वो दोनों मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, ये भी हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा।
तो बच्चों हम मीडियम को एज यूजुअल दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, रेयरर, डेंसर। रेयरर और कैसा? डेंसर। डेंसर। अब जैसे यहां इस डायग्राम की हेल्प से या इस एनिमेशन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पोर्शन है ये मैंने एकदम थिक बताया है, मोटा सा बताया, एकदम जाड़ा सा, ज्यादा मास, ज्यादा डेंसिटी। तो मैं इस मीडियम को क्या कहूंगा? डेंसर। डेंसर मीडियम, शाबाश। और ये एकदम पतला वाला, लेस मास, कम डेंसिटी मैंने इसकी बता दी, तो डेफिनेटली इस मीडियम को मैं क्या कहूंगा? रेरर। रेयरर मीडियम। अब देखो ये जो वेव यहां से रिफ्लेक्ट होके आ रही है ना, ये वापस आई, ये बताओ ये कहां से वापस आई रिफ्लेक्ट होके? डेंसर से। डेंसर से टकरा के वापस आई। क्या आप मेरी बात समझे? यस सर। हाँ, तो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम, क्योंकि डेंसर को टकरा के वापस आ गई। जब अपोजिट मीडियम, सामने वाला मीडियम जहां से वेव को रिफ्लेक्ट होके वापस आना है, अगर वो ज्यादा डेंसिटी का है तो हम उसे कहेंगे डेंसर से रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। अब ये बेचारा पतला सा मीडियम, इसे क्या कहेंगे? रेरर। रेरर। और ये बिल्कुल अच्छा थिक ज्यादा मास वाला पोर्शन है, इसे क्या कहेंगे? डेंसर। डेंसर। अब यहां से वेव आ रही है, ये इंसिडेंट हो गई, अब यहां ये टकरा के जो वापस आई, इसे कौन सी वेव कहेंगे? जरा सोचिए, ये जो टकरा के छोटी सी आ रही है, इसे कौन सी कहेंगे? डेंसर। रिफ्लेक्टेड फ्रॉम, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेरर। रेयरर। समझने की कोशिश करिए, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेयरर बोला जाएगा उसको। तो जब किसी वेव की रिफ्लेक्शन क्राइटेरिया हम बताने वाले हैं कि वो कहां से रिफ्लेक्ट होगी, तो हम हमेशा जिस मीडियम में वेव चल रही है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, जिस मीडियम से वेव टकरा के वापस आएगी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? यस सर। अगर मैं कहता हूं कि वेव थ्रेड पर चल रही है, थ्रेड, कॉटन का थ्रेड, कॉटन के थ्रेड पर वेव चल रही है, लेकिन उस कॉटन के थ्रेड को कंटिन्यू करते हुए मैंने एक नॉट बांध लिया, एक बाउंड्री बना दी, एक गांठ लगा दी, और उसके आगे मैंने एल्यूमिनियम की वायर बांध दी। अब जाहिर बात है कॉटन का थ्रेड कैसा होगा? रेरर। रेरर, शाबाश। और एल्यूमिनियम की वायर कैसी होगी? डेंसर। डेंसर। अब मैंने कॉटन के थ्रेड पे वेव पहले चलाई, तो इंसिडेंट वेव किस मीडियम पे चल रही है? रेरर। रेरर, यानी कि कॉटन थ्रेड पे। अब वो जाके वो बाउंड्री पे, उस नॉट पे जहां मैंने कॉटन थ्रेड और एल्यूमिनियम को बांधा है, वहां पे जाके वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। इमेजिन करें कुछ हिस्सा आगे भी गया होगा और बहुत सारा हिस्सा मान ले वापस आ गया, तो मैं ये रिफ्लेक्शन कौन से मीडियम से कहूंगा? डेंसर। डेंसर से कहूंगा। ठीक है, जिसको टकरा के वेव वापस आ रही है, जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो मीडियम वापस भेज रहा है, उसको रिफ्लेक्शन के रेफरेंस में इस्तेमाल करेंगे कि रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेरर या रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर। डेंसर। बेटा ये बात बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। क्लियर हो गई बात ये? यस सर। अब रेरर डेंसर का यहां जब दो अलग अलग मीडियम हैं तो उसमें क्लासिफिकेशन हमको समझ में आ जाता है कि ठीक है भाई, ये रेरर है, ये डेंसर है, ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई। लेकिन जब हम एंड पर आते हैं तो फिर हम रेरर डेंसर की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लगाएं? ये भी एक समझने वाली बात है ना। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, फिक्स्ड एंड को हम डेंसर का ट्रीटमेंट देंगे। फिक्स्ड एंड को कैसा ट्रीटमेंट देंगे? डेंसर का। और फ्री एंड को हम कैसा ट्रीटमेंट देंगे? रेरर। रेरर। बस। अगर वेव फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई तो मानो जैसे वो कहां से आ रही है? रेरर। रेयरर से वो वापस आ रही है, हमारा ये अजम्पशन रहेगा। और अगर वेव फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई तो हम क्या मानेंगे? डेंसर। मानो जैसे वो डेंसर से वापस आ रही है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें मैं आपको पहले तैयार कराना चाह रहा था। अब इसके आगे हम इसके एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन पर जाएंगे कि रिफ्लेक्शन में क्या क्या होने वाला है। तो यहां तक बात अच्छे से समझ में आ गई सबको? यस सर। ओके। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, सबसे पहली बेसिक प्रॉपर्टीज याद रखिए, बिल्कुल फंडामेंटल बात, कि वेव का रिफ्लेक्शन दोनों जगहों से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वेव खाली डेंसर से रिफ्लेक्ट होती है, ऐसा नहीं है। वेव का रिफ्लेक्शन रेरर से भी हो सकता है और डेंसर से भी हो सकता है। ठीक है, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए बेटा यहां पे मैंने एक बाउंड्री बना दी, ये नीचे वाला जो मीडियम में शेड कर रहा हूं ना, ये वाटर है। देखिए आप इसको कितनी चालाकी से आंसर करते हैं।
ये वाटर है और ये ऊपर वाला जो मीडियम है ना ये एयर है। अब सोचो बेटा कि अगर ये वेव ऐसे आई, जस्ट इमेजिन करना, और ऐसे गई, तो बताओ रिफ्लेक्शन फ्रॉम विच मीडियम? Water. डेंसर रेयर डेंसर? Denser. डेंसर डेंसर, शाबाश। क्योंकि एयर वाटर में कौन सा मीडियम डेंसर कहलाता है? वाटर, Water. ये हम जानते हैं। तो किसने वापस भगाया? Water. वाटर ने। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्या? Denser. डेंसर मीडियम। लेकिन अगर हम इसका रिवर्स एग्जांपल मान लेते हैं कि वेव पहले तो चल रही थी वाटर में, लेकिन वाटर और एयर की बाउंड्री से वो रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ गई, अब क्या कहेंगे? Rarer से रिफ्लेक्शन फ्रॉम rarer. रेयर मीडियम, क्योंकि कौन से मीडियम ने उसको वापस भगाया? एयर ने। ये ना, एयर में नहीं जा पाई ना, ये वाली वेव एयर में नहीं जा पाई, नीचे उतरी। तो इसका मतलब इसको वापस किसने भेजा? Air ने. एयर ने। और एयर और वाटर में एयर कैसा है? Rarer. तो उसे क्या कहेंगे हम? रिफ्लेक्शन फ्रॉम Rarer medium. रेयर मीडियम। और ये ऊपर वाली एग्जांपल को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन फ्रॉम Denser medium. डेंसर। ओके, आई होप आप ये आइडिया क्लियर कर लिए होंगे। तो एक बेसिक बात याद रखिए कि रिफ्लेक्शन दोनों एंड्स पर दोनों तरीके से हो सकता है। रेयर मीडियम भी रिफ्लेक्ट कराने की कैपेसिटी रखता है और डेंसर मीडियम तो रखता ही रखता है। डेंसर मीडियम में भी रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। बट द मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट कि अगर कोई भी वेव डेंसर से रिफ्लेक्ट होती है, डेंसर से, तो उसमें फेज चेंज हो जाता है। कितना? 180. 180 डिग्री का उसका फेज बदल जाता है। फेज ये मैं पढ़ा चुका हूं लास्ट टाइम आपको पूरा डिटेल। तो उसका फेज चेंज हो जाता है बेटा, फेज में चेंज हो जाएगा उसके। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये सिर्फ और सिर्फ किस मीडियम के लिए एप्लीकेबल होगा? Denser. डेंसर के लिए, अदरवाइज कुछ नहीं। जैसे देखिए यहां मैंने नीचे फिर मेंशन किया कि लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो गई कहां से? Rarer. रेयर मीडियम से। कुछ नहीं हुआ, नो चेंज, नो चेंज। तो ये तीन बातें आप अपने जहन में अच्छे से बिठा लें कि रिफ्लेक्शन रेयर और डेंसर दोनों मीडियम करा देंगे, कोई इशू नहीं है, दोनों मीडियम से रिफ्लेक्शन हो सकता है। लेकिन खास बात क्या होगी कि अगर वेव डेंसर मीडियम ने भगा दी वापस, डेंसर मीडियम ने रिफ्लेक्ट उसको कराया, तो वो वेव को ऐसे ही रिफ्लेक्ट नहीं कराएगा, बल्कि उसके अंदर चेंज लेके आ जाएगा। उसके फेज में कितना चेंज आ जाएगा? 180 degree. 180 डिग्री फेज चेंज आ जाएगा। बात समझे? Yes sir. यानी कि कह सकते हो पाई रेडियन। और अगर रेयरर ने उसको रिफ्लेक्ट कराया, रेयरर ने उसको वापस भगाया, रेयरर मीडियम से उसका रिफ्लेक्शन हुआ, तो कोई फेज चेंज नहीं होगा, ठीक है, कोई फेज चेंज नहीं होगा। अब यहां मैं एक और बात बच्चों जोड़ना चाहता हूं। फेज चेंज का मतलब है कि हम उसके करस्पॉन्डिंग, फेज चेंज के करस्पॉन्डिंग हम पाथ चेंज भी लिख सकते हैं, या हम पाथ डिफरेंस भी लिख सकते हैं। आपको याद होगा हम ऐसे लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस। लिखते नहीं लिखते हैं? तो जरा सोचिए कि अगर डेंसर से हमने रिफ्लेक्ट कराया तो फेज डिफरेंस कितना आया? Pi. 2 पाई 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 पाई, 2 पाई नहीं पाई। तो यहां हम इस पाथ डिफरेंस को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या होगा? पाई पाई कैंसल, और पाई पाई कैंसल होने के बाद कितना पाथ डिफरेंस डेवलप हुआ? जरा देखिए ध्यान से, लैम्बडा बाई 2। तो इसे भी एडिशनली यहां पर याद रखिए कि अगर हमने डेंसर से वेव को रिफ्लेक्ट कराया है, कोई भी वेव हो, लाइट हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, मैकेनिकल हो, कोई भी वेव हो, अगर वो डेंसर से रिफ्लेक्ट होकर आती है, डेंसर मीडियम उसको वापस भेजता है, तो ऐसी सूरत में उस वेव के फेज में तो पाई का चेंज होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ उस वेव में पाथ का एक एडिशनल डिफरेंस आ जाएगा, और वो कितनी मैग्नीट्यूड का होगा? Lambda by 2. लैम्बडा बाई 2। और ये बिल्कुल कैलकुलेशन साफ है, हम इससे पहले भी ऐसे कैलकुलेशन कर चुके हैं। आइडियाज अच्छे समझ में आ रहे हैं? Yes sir. ओके, आओ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपके सामने ट्रांसवर्स वेव की रिफ्लेक्शन क्राइटेरियाज को रखता हूं दोनों मीडियम के कंपैरिजन, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये 5 मिनट में वाइंड अप किया जा सकता है, मैं फिर भी इसको थोड़ा डिटेल में आपके सामने रखते जा रहा हूं। ये देखिए, ट्रांसवर्स वेव यानी कि ऐसी वेव जिसमें वो है ना क्रस्ट ट्रैप बनते हैं,
जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी जो है एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती है, ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव। तो बच्चों अगर एक ट्रांसवर्स वेव रिफ्लेक्ट होती है, इन पर्टिकुलर मैंने पहले आपके सामने डेंसर का क्राइटेरिया लगाया, तो देखिए ये कुछ 5 पॉइंट आपको जहन में रखने हैं। ठीक है, 5 पॉइंट आपको जहन में रखने। नंबर 1, वेव की वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी। वेव की वेलोसिटी तो रिवर्स होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि सोचिए रिफ्लेक्शन से पहले ये वेव इधर जा रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद वापस आई, तो वेव की वेलोसिटी तो रिवर्स हो गई। सही बात है? यस सर। उधर इधर, तो वेव की वेलोसिटी रिवर्स। कोई इशू नहीं है इस बात को समझने में, पक्का? देखिए इधर जाते समय रिफ्लेक्शन होने के बाद इधर, क्लियर हो रही है बात? यस सर। तो वेव की वेलोसिटी रिवर्स। सेम आपको देखने को मिलेगा अगर वो रेरर से रिफ्लेक्ट हो गई। ये देखिए रेरर से रिफ्लेक्ट हो गई। फ्री हैंड का मतलब रेरर मैंने आपको बताया था। तो ये वेव जाते समय ऐसे जा रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है ये वेव वापस ऐसे आ गई, तो वेव की वेलोसिटी रिवर्स हो गई। लेकिन कुछ फर्क आप यहां महसूस कर रहे होंगे और वो हम अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट आप सभी को क्लियर हुआ, वेव वेलोसिटी का क्या होगा? रिवर्स हो जाएगी। नंबर 2, पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स होगी। पार्टिकल वेलोसिटी अगर डेंसर मीडियम से है तो रिवर्स होगी। पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, आप जानते हो ना? यस सर। वेव ऐसे आगे बढ़ रही है, पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, तो पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स होगी। अब यहां थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा है, यहां पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स नहीं होगी। पार्टिकल वेलोसिटी डज नॉट रिवर्सेस, रिवर्स नहीं होगी पार्टिकल वेलोसिटी। क्यों? उससे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट ले लेता हूं, फिर क्यों का रीजन देता हूं आपको। अगर ये ट्रांसवर्स वेव डेंसर से रिफ्लेक्ट हो गई तो ध्यान दो, क्रेस्ट कैसे रिफ्लेक्ट होगा? ट्रफ बन के। और ट्रफ कैसे रिफ्लेक्ट होगा? क्रेस्ट बन के। क्रेस्ट बन के। जबकि अगर यही ट्रांसवर्स वेव रेरर से रिफ्लेक्ट हुई तो क्रेस्ट कैसे रिफ्लेक्ट होगा? क्रेस्ट। क्रेस्ट ही रहते हुए। और ट्रफ कैसे रिफ्लेक्ट होगा? ट्रफ। ट्रफ रहते हुए। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स को यहां आप डायग्राम में बड़े आसानी से देख सकते हैं। देखो ये फिक्स्ड एंड है, मतलब ये कौन सा मीडियम, कौन सा एंड माना जाएगा रेरर का? डेंसर। 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 जाते टाइम पर वेव में क्या जा रहा है? क्रेस्ट। क्रेस्ट। वापस पलटा क्या? ट्रफ। ट्रफ। तो इसमें पार्टिकल वेलोसिटी तो रिवर्स नहीं हुई ना। क्रेस्ट मतलब पार्टिकल ऊपर वाइब्रेट कर रहा था, और ट्रफ का मतलब पार्टिकल नीचे वाइब्रेट हो रहा है, तो पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स हो गई। यस। पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स हुई। अब यहां देखो, ये जाते समय क्या जा रहा है? क्रेस्ट। अब पलटा क्या? क्रेस्ट। क्रेस्ट ही पलटा, मतलब पार्टिकल वेलोसिटी इसमें रिवर्स नहीं। नहीं। ठीक है, अब जरा इसको फौरन ही रिवाइज कर लो। टेल मी व्हाट विल हैपन टू द वेव वेलोसिटी? रिवर्स। बोथ द केसेस, चाहे डेंसर हो चाहे रेरर हो, व्हाट विल हैपन टू द पार्टिकल वेव वेलोसिटी? रिवर्स। रिवर्स। जाना वापस आना, वेव को वापस आना है, तो वेव की वेलोसिटी तो पक्का रिवर्स होगी। अगर डेंसर से रिफ्लेक्शन हुआ तो पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स। और अगर रेरर से हुआ तो डज नॉट रिवर्स। नहीं रिवर्स होगी। डेंसर से रिफ्लेक्ट हुआ तो क्रस्ट किस हालत में वापस आएगा? ट्रफ। ट्रफ में। और ट्रफ किस हालत में वापस आएगा? क्रेस्ट। क्रेस्ट में। और अगर रेरर से रिफ्लेक्ट हुआ तो क्रेस्ट क्रेस्ट की ही हालत में वापस आएगा, और ट्रफ ट्रफ की ही हालत में वापस आएगा। अब लास्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, डेंसर से रिफ्लेक्ट होने पर कितना फेज चेंज अकर होगा? 180 डिग्री का। और रेरर से रिफ्लेक्ट होने पर नो चेंज। कोई फेज चेंज नहीं होगा, कोई पाथ में चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं है। जैसी वेव है वैसी वैसी पलट के वापस आ जाएगी। दैट्स इट। यू डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग टू हैपन, कुछ भी नहीं होगा, जैसा था वैसे वापस। ठीक है, एक और बात मैं यहां पे आपको समझाना चाहता हूं। मैं इसे रुका नहीं सकता एक्चुअली, ये जो छोटा सा यहाँ एनिमेशन चल रहा है ना, मैं इसे रुका नहीं सकता हूं। अगर मैं रुका देता तो शायद मैं आपको समझाता। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये डायग्राम बनाने में हमें हेल्प करेगा। जो चीज रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पहले पहुंचेगी वो पहले रिफ्लेक्ट होगी, ये बात याद रखना। ये बात याद रखना, जो चीज रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पहले पहुंचेगी वही पहले रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अब इसकी शेप पर ध्यान देना है। देखो ये हल्का सा इधर तिरछा है, तो पलटा देखो कैसे ये वापस पहले आया। ये चीज पहले वापस आएगी रिफ्लेक्शन होने के बाद, ये देखो। और ये हल्का सा ऐसे लंबा वाला पोर्शन है ना, ये बाद में पीछे आएगा इसके, ये देखो ये पीछे एक हिस्से बना। ठीक है, यहां भी आप नोटिस कर सकते हो,
ये जो लंबा वाला पोर्शन है ना, पलटने के बाद पीछे बनेगा, देखो ये देखो। ठीक है, मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक ऐसी ऐसी थोड़ा सा शेप में बिल्कुल अलग तरीके का बना दूं, ये ऐसा और ऐसा है मान लो। ठीक है, अब यहां मैंने बेटा आपको दे दिया क्लोज एंड, ये मैंने आपको दे दिया क्लोज एंड। ठीक है, क्लोज एंड मतलब मैंने कैसा सरफेस दिया आपको? डेंसर। डेंसर। क्या आप कोशिश कर सकते हैं ये बनाने की कि अगर ये वेव रिफ्लेक्ट हो गई या ये पल्स रिफ्लेक्ट हो गई तो कैसे दिखेगी, हाउ इट विल लुक लाइक? यस सर। तो ये अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं यार कैसे बनाए। तो मेरे पास इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, मतलब मेरा एक सिंपल लॉजिक यहां काम करता है। जो पहले जा रहा है टकरा के वो पहले वापस आएगा, दैट्स इट। अब देखो ये टकरा के मान लो वापस आने वाला है, तो ये अब मुझे वेव बनाना है इतने गैप में, ये गैप में मुझे वेव बनाना है। जैसे यहां वेव है ना, जैसे यहां पल्स है, वो पल्स मुझे अब इस गैप में बनाना है। ठीक है, तो मैं पहला देखूंगा कि कहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है ये, डेंसर से क्या रेयर से? कहां से? डेंसर। डेंसर से। डेंसर से का मतलब क्रेस्ट किस में आने वाला है? ट्रफ। तरफ में। मतलब मेरी रिफ्लेक्टेड डायग्राम में ये ऊपर नहीं होगा बल्कि नीचे होगा, क्योंकि ये क्रेस्ट की सेंस रखता है, तो डेफिनेटली ट्रफ मुझे नीचे बनाना पड़ेगा। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि मेरे को नीचे बनाना है इसको। दूसरा, इसका शेप मैं देखता हूं तो वो सिमेट्रिक नहीं है, एक ऐसा वर्टिकल पोर्शन है और ऐसा फिर झुका हुआ पोर्शन है, तिरछा पोर्शन है। तो फिर मैं बनाऊं कैसे? तो इसका लॉजिक क्या है, जो पहले पहुंचेगा वो पहले निकलेगा। बात समझ आई? यस सर। जो पहले पहुंचेगा वही पहले निकलेगा। आप जैसे देखो, ये इमेजिन करो, वीडियो में देखो, ये मान लो क्लोज एंड है और आपका हाथ ऐसे जाके टकरा के वापस आने वाला है। तो अगर आपकी फिंगर्स पहले टकरा रही हैं तो पलटेंगी भी तो पहले फिंगर्स। तो इसका मतलब जो पहले टकराएगा, जो पहले कोलिजन करेगा, समझाने के लिए बोल रहा हूं, या जो पहले रिफ्लेक्ट होगा वो पहले बनाना पड़ेगा मुझे। तो बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं इसकी इमेज बनाऊंगा तो ये ऐसी बनाऊंगा, समझा आपको? यस सर। ऑफ कोर्स इसकी ट्रैवलिंग डायरेक्शन ऐसी होगी और इसकी ट्रैवलिंग डायरेक्शन ऐसी होगी। एकदम पक्का? देखो ये इधर आ गया बेटा, यस। समझने की कोशिश करो। अब इसी तरीके की वेव बेटा मैंने आपको दे दी, इमेजिन करते हैं सेम, ये तिरछा और मान लो ऐसे सीधा। ठीक है, और ये मैंने आपको दे दिया फ्री बाउंड्री, फ्री एंड, कुछ नहीं, ओपन एंड जिसको हम बोलेंगे। रिफ्लेक्शन तो अभी भी होने वाला है, लेकिन फिर मैं सोचूंगा कि मुझे तो इसे फ्री बाउंड्री से रिफ्लेक्ट कराना है, ओपन एंड से रिफ्लेक्ट कराना है। तो ओपन एंड से रिफ्लेक्शन कराने का मतलब ये है कि ये कहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है? रेयर से। रेरर से, वेरी गुड। तो अगर रेरर को जाके क्रेस्ट टकराएगा तो रिफ्लेक्ट होके कौन आएगा? क्रेस्ट। क्रेस्ट ही आएगा। मतलब मेरी रिफ्लेक्शन वाली डायग्राम ऊपर ही बनने वाली है, अगर ये ऊपर है तो ऊपर ही बनेगा। यस। ठीक है, ऑफ कोर्स इसकी ट्रैवलिंग डायरेक्शन ऐसी है मान लेते हैं। अब सवाल ये है कि मैं इसका शेप कैसे बताऊं, कैसे शेप निकालूं? तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक क्या याद रखोगे, जो पहले गया वो जो पहले टकराएगा वो पहले टकरा के वापस आएगा। मतलब रिटर्न में मुझे इस वेव का ये वाला हिस्सा पहले बनाना पड़ेगा और ये पीछे वाला हिस्सा यहां पीछे बनाना पड़ेगा। मतलब ये वाला पोर्शन मैं यहां बनाऊंगा और ये वाला पोर्शन मैं यहां बनाऊंगा। इज दैट क्लियर? यस। टकरा के वापस तो ऐसे चलेगा, क्या कहते हो? यस सर। सही है। सो इफ आई ट्राई टू ड्रॉ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, तो रफली आई कैन ड्रॉ इट समथिंग लाइक दिस। करेक्ट है? यस। या शायद मैं और थोड़ा सा इसको बेहतर कर पाऊं, वर्टिकल दिखा दूं ऐसे, और ये ऐसे। क्लियर है? ये ऐसे चलेगा क्योंकि ये पहले जाके टकराया, मतलब रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये पहले आएगा। बात क्लियर हो गई? यस सर। इस रूल को या इस लॉजिक को याद रखिए हमेशा, और लेकिन चेक करते रहना
कि रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, डेंसर से हो रहा है क्या, रेयर से। वी विल बी सॉल्विंग मेनी सच क्वेश्चंस, आगे हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट ये पॉइंट मैं यही खत्म करना चाह रहा हूं। तो ये था रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डेंसर मीडियम इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के ऐसा होने वाला है। डेंसर एंड रेयर मीडियम फॉर ट्रांसवर्स वेव इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के एग्जैक्टली ऐसे होगा। अब और थोड़ा सा हल्का सा एडिशन इसमें हम करते हैं कि अगर हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव को रिफ्लेक्ट कराया, आपको याद होगा 11 में हमने सीखा था लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब इसमें क्या बनते हैं, कॉम्प्रेशन और कॉम्प्रेशन और रेरिफैक्शन बनते हैं। तो फिर क्या होगा, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन। सो दिस इज द चार्ट, दिस इज द टेबल, समराइज्ड टेबल, बिल्कुल आसानी से चीजें याद हो जाएगी। डेंसर से रिफ्लेक्शन, रेयर से रिफ्लेक्शन। पहली बात तो कॉमन है, वेव की वेलोसिटी तो पक्का रिवर्स होने वाली है, यहां भी वेव की वेलोसिटी रिवर्स होगी। वेव की वेलोसिटी रिवर्स होना ही चाहिए क्योंकि रिफ्लेक्शन उसी को कहेंगे। आप पलट के वापस आ रहे हो तो रिफ्लेक्शन तो होगा, मतलब वेव की वेलोसिटी तो रिवर्स होगी। क्लियर? यस। दूसरी बात, वही बात जो हमने ट्रांसवर्स के लिए कही थी कि पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी डेंसर के केस में, और पार्टिकल वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेयर के केस में। सेम बात है, ये भी क्लियर हो गया। यस। छोटा सा चेंज, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के केस में डेंसर के सिचुएशन में अगर कंप्रेशन रिफ्लेक्ट हुआ तो वो कंप्रेशन ही बनेगा, याद रखना बात ये। कंप्रेशन रिफ्लेक्ट हुआ तो वो क्या बनेगा, कॉम्प्रेशन। कंप्रेशन ही बनेगा, जबकि ट्रांसवर्स में क्रेस्ट का क्या बन रहा था, ट्रफ। ट्रफ। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में ऐसा नहीं होगा, डेंसर सामने है तो कंप्रेशन कंप्रेशन बन के ही वापस आएगा, और अगर रेडिफैक्शन रिफ्लेक्शन में गया तो वो रेडिफैक्शन बन के ही वापस आएगा, जबकि यहां उल्टा होगा। कंप्रेशन विल बी रिफ्लेक्टेड एज रेडिफैक्शन एंड रेडिफैक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड एज कंप्रेशन। ये सिर्फ एक पॉइंट आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, बाकी सब सेम। ऑफ कोर्स डेंसर के केस में कितना फेज चेंज एक्सपेक्टेड है, 180 डिग्री, और कितना पाथ चेंज एक्सपेक्टेड है, λ/2 का कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया। ऑन द अदर केस रेयर के रिफ्लेक्शन सिचुएशन में कोई फेज या पाथ में चेंज नहीं आएगा। बहुत जल्दी से अगर मैं समराइज कर लूं, बहुत जल्दी से, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द वेव वेलोसिटी, रिवर्स, बोथ द केसेस रिवर्स। व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द पार्टिकल वेलोसिटी, बोथ रिवर्स। डेंसर में रिवर्स, रेयर में डेंसर में कंप्रेशन, कंप्रेशन, रेडिफैक्शन, रेयर में कंप्रेशन, रेडिफैक्शन, एंड रेडिफैक्शन, कंप्रेशन। ये उल्टा है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल के केस में, बाकी सब सेम। फेज और पाथ में कहां चेंज होगा, डेंसर में या रेयर में, डेंसर में, और रेयर के केस में पाथ और फेज में कोई चेंज नहीं नजर आएगा। कुछ और क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में कि इक्वेशन लिखो, ये बड़े काम के हैं, इक्वेशन लिखो बोलते हैं वो। जैसे हम जानते हैं कि ये सारी वेव्स ऑफ कोर्स प्रोग्रेसिव वेव कहलाती हैं, और प्रोग्रेसिव वेव की अपनी खुद की इक्वेशन होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है ए साइन ओमेगा टी माइनस या प्लस में के एक्स, ऐसे कुछ भी होता है ना। अलग अलग टाइप से, अलग अलग वैरायटी ऑफ राइटिंग मेथड से हम लोग इसकी इक्वेशन को लिखते हैं, ऐसे भी लिखते होंगे, आपको याद होगा, ए साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी प्लस 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा प्लस या माइनस, ऐसे भी लिखते हैं। 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, मैंने 7-8 वैरायटी आपको बताए थे। तो अक्सर एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जाता है कि भाई अगर ये वाली वेव जा रही है, ये वाली इक्वेशन जा रही है किसी पर्टिकुलर मीडियम में, तो बताओ रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा। तो मैंने इसका एक सिंपल चार्ट तैयार किया, ये भी बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने ये सारा आर्टिकल आपके सामने रखना है। अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से नोटिस करिए कि कहां फर्क आ रहा है, अच्छे से नोटिस करना है इसको, फर्क कहां आ रहा है ये देखना। देखो ये इंसिडेंट वेव है जिसका ये रिप्रेजेंटेशन है, इक्वेशन, ठीक है। ए आई या A1 वट एवर यू वांट टू रीड, साइन ओमेगा टी माइनस K1 एक्स। अब आप बोलेंगे सर के का क्या जरूरत है इधर 1 लगाने की या के आई लगाने की जरूरत है, तो उसकी नीड क्या है पता है, क्योंकि ये जो के फैक्टर होता है ना, ये क्या है 2 पाई बाई लैम्डा।
अब प्रॉब्लम ये है कि जब मीडियम चेंज हो जाता है तो लैम्बडा चेंज होगा। जानते हो मीडियम चेंज हुआ तो लैम्बडा चेंज हो जाएगा, ठीक है। मीडियम चेंज लैम्बडा चेंज हो जाएगा। इनफैक्ट आपको ये याद रखना चाहिए कि लैम्बडा अगर मैंने डेंसर में मेजर करा ना तो वो लेस होता है किसी भी रेयर मीडियम के लैम्बडा से। याद रखें बात ये, डेंसर मीडियम में अगर मैंने लैम्बडा मेजर करा तो वो कैसा होगा किसी भी रेयर मीडियम के मुकाबले में लेस होगा। और इसी बात को भी साथ में लगे तो ये भी याद रखो कि डेंसर वाली वेलोसिटी रेयर वाली वेलोसिटी से हमेशा कम होगी। जाहिर बात है डेंसर मीडियम है, वेव को चलने तकलीफ होगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी, वहां पे गर्दी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, तो वेव की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी वहां पर। इसलिए यहां पे हमने 1 लगाया। अब आपने नोटिस किया कि मैंने यार एम्पलीट्यूड पे आई लिखा इंसिडेंट, ये डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन पे आई लिखा, ये के पे भी मैंने आई लिख दिया, लेकिन मैंने एक जगह आई कहीं नहीं आई नहीं लिखा। देखा आपने कहा? ओमेगा पे। ओमेगा पे मैंने कुछ नहीं किया चेंज, क्योंकि ओमेगा बेसिकली बिलोंग करता है फ्रीक्वेंसी को या टाइम पीरियड को। 2πn कह लो या 2π/d। तो इससे एक बड़ा मैसेज हमको क्या मिल रहा है, एक बड़ा कंसेप्ट हमको क्या मिल रहा है कि ये रिफ्लेक्शन वाले फिनोमेना में फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड चेंज नहीं होने यहां पे, बात समझे? हाँ ये जरूर है कि एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, बड़ा एम्पलीट्यूड जाके छोटा हो जाएगा, सामने वाला मीडियम एम्पलीट्यूड खा जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी, ये हो सकता है। वेवलेंथ और स्पीड चेंज हो जाएगी, ये हो सकता है। लेकिन रिफ्लेक्शन वाले फिनोमेना में कभी भी फ्रीक्वेंसी अफेक्ट नहीं होगी। यू कांट से यार जा रहे थे अचानक से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गए तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, नो, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया। इसलिए हमने यहां पे ओमेगा पे कोई इंसिडेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगाया। अब आप नोटिस करना, ये जो बाउंड्री है मैंने इस बाउंड्री को कैसी क्लेम किया, यहां देखो नीचे मैंने क्लेम किया, ये बाउंड्री कैसी है? डेंसर। पहली बात आप नोटिस करो कि यहां मैंने क्या भेजा? इंसिडेंट क्रेस्ट। पलटा क्या? ट्रफ। जो हिस्सा वेव का आगे निकल गया उसे क्या कहेंगे? ट्रांसमिटेड। और जो हिस्सा पलट के वापस आया उसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड। अब बहुत ध्यान से देखना, YT AT साइन, फंक्शन साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, जो फंक्शन है वो फंक्शन, कोई टेंशन नहीं। ओमेगा टी कोई फर्क नहीं पड़ा, K1 की बजाय क्या आ गया? K2 आया, फर्क पड़ा। क्यों फर्क पड़ा? K1 की बजाय K2 क्यों आया? क्योंकि K फैक्टर डिपेंड करता है किस पे? लैम्बडा। और मीडियम चेंज हुआ तो लैम्बडा चेंज, इसलिए यहां मुझे K2 लिखना जरूरी है, ठीक है। बीच में यहां माइनस है तो यहां भी माइनस, डायरेक्शन वैसी ही है मोशन की। अब इसको देखो, AR एम्पलीट्यूड चेंज, एम्पलीट्यूड तो बहरहाल यहां भी चेंज हुआ था, एम्पलीट्यूड चेंज, फंक्शन सेम, ओमेगा टी सेम। आपने नोटिस करा माइनस की बजाय क्या आ गया? प्लस आया। अब आप खुद ही सोचो भाई, पहले अगर माइनस यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे थे तो रिफ्लेक्शन के बाद प्लस यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाना पड़ेगा। बात पक्की? यस सर। आपने नोटिस करा K1 का मैंने क्या रखा? K1 ही रखा, ध्यान दिया आपने? क्यों? क्योंकि ये इसी मीडियम में वापस है ना। हाँ। तो जो K वैल्यू यहां इस मीडियम की थी वो वापस उसी मीडियम में आ गया है, तो वही K वैल्यू यहां होगी, सही है? यस सर। एक और नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पे एडिशनल क्या आया? पाई। क्यों आया? डेंसर से रिफ्लेक्ट हो गया, इसलिए फेज एंगल में एक्स्ट्रा वैल्यू पाई की ऐड करके लिखना पड़ेगा आपको। बात क्लियर हुई? यस सर। अब यहां इस पे अप्लाई करते हैं, लेकिन एक चीज पे ध्यान दो कि मैंने यहां पे कौन सी मीडियम से रिफ्लेक्शन कराना है? रेयर से। तो ये इंसिडेंट है, ये ट्रांसमिटेड आगे निकल गया, AT हो गया ट्रांसमिटेड, फंक्शन सेम, ओमेगा टी सेम, माइनस का माइनस कोई फर्क नहीं पड़ा, K1 का K2 हुआ,
यहाँ K2 होगा, क्यों? मीडियम चेंज, मीडियम चेंज तो लैम्बडा चेंज तो K चेंज। अब यहां ध्यान दो, मैंने क्या भेजा था, क्रेस्ट भेजा था कि ट्रफ भेजा था? क्रेस्ट, क्रेस्ट। पलटा क्या? क्रेस्ट, क्रेस्ट ही पलटा, क्यों? क्योंकि एरर से आ रहा है। फिर उसके बाद ए का हो गया AR रिफ्लेक्टेड, फंक्शन सेम, ओमेगा टी सेम, माइनस का क्या हुआ? प्लस। K1 का क्या आएगा? K1, K1 ही आएगा, क्योंकि मीडियम सेम है, रिफ्लेक्शन होने के बाद आपको वेव उसी मीडियम में चलानी है। यस, दैट्स इट, ब्रैकेट क्लोज, कोई एक्स्ट्रा फेज नहीं। क्यों नहीं आया भाई कोई एक्स्ट्रा फेज? रेयर है, क्योंकि रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम में कोई फेज चेंज क्रिएट नहीं होता है। अब हमारे सामने एक और चैलेंजिंग बात आ जाती है, जो मैं आज के लेक्चर की एकदम आखिरी बात बोल के इस लेक्चर को क्लोज कर रहा हूं, और कल मैं इसके बड़े तगड़े न्यूमेरिकल लेने वाला हूं इंशाल्लाह अगली क्लास में। यार जब ये वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है तो इसके एम्पलीट्यूड में फर्क पड़ रहा है। देखो यहां भी आपको नजर आ रहा होगा, ये देखो, ये जा कितना बड़ा एम्पलीट्यूड रहा है और आ कितना रहा है, एम्पलीट्यूड में फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ये जो यहां चल रही है इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे, इसे बोल सकते हो? ट्रांसमिटेड। आगे बढ़ गई, ये बाउंड्री हो गई ना बेटा, ये वाली इसकी बाउंड्री हो गई, यहां ये इंसिडेंट, ये ट्रांसमिटेड, और ये पलट के जो आ रही है देखो ये क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड। अब देखो ये डेंसर है, ये रेयर है, मैंने जो भी सिखाया यहां दिख रहा होगा तुमको। अब क्रेस्ट जा रहा है, पलट के ट्रफ आया, ट्रांसमिटेड जैसा था वैसे आगे बढ़ रहा है, लेकिन एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हो गए, कम हो गए, ज्यादा तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, अलग अलग हो गए एम्पलीट्यूड। यस, यहां उल्टा, ये इंसिडेंट, ये ट्रांसमिटेड इतना बड़ा, और ये पलट के हल्का सा जैसा था वैसे वापस आ गया, ये रिफ्लेक्टेड। देखो, और यहां भी बात वैलिड हो रही है कि ये रिफ्लेक्शन कौन सी बाउंड्री से हो रहा है? रेयर, तो क्रेस्ट ही बन के वापस आएगा। बहरहाल मुद्दा ये है कि हम देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड में फर्क पड़ रहा है। तो मैंने सब कुछ तो बता दिया आपको, यार ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, शेप ऐसा आ जाएगा, ऐसी वेव ऐसी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो पहले गया वो पहले वापस आया, फेज इतना चेंज हुआ, पाथ इतना चेंज हुआ, इक्वेशन ऐसे रीड करें और पढ़ें, और ये वो सब ठीक है। बट जब हम इक्वेशन लिखने वाले होंगे तो ऑब्वियस बात है उस इक्वेशन में मुझे कहीं ना कहीं एम्पलीट्यूड तो पुटअप करना पड़ेगा। वो कहां से लाए? तो वो बच्चों यहां से लाए। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। फिलहाल इसके डेरिवेशन में हम जाएंगे नहीं, और सिलेबस के स्कोप में इसका सिलेबस में इसके डेरिवेशन का कोई स्कोप नहीं है, हम इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड कुछ ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 इनटू एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। जहां मैंने डिस्क्राइब कर लिया v1 v2 क्या है, स्पीड्स ऑफ द वेव इन द इंसिडेंटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग मीडियम। 1 मतलब इंसिडेंट रीड कर रहा हूं और 2 मतलब रिफ्लेक्टिंग रीड कर रहा हूं। ठीक है, आई रिपीट इट फॉर यू, amplitude of a reflected wave is equal to v2 minus v1 divided by v1 plus v2 into the amplitude of incident wave. Remember v2 is the speed, खाली मैग्नीट्यूड लिखने का, डायरेक्शन के चक्कर में जाना नहीं, खाली मैग्नीट्यूड, स्पीड, रफ्तार कितनी है उसकी। v2 speed of the wave in reflecting medium, v1 speed of the wave in the incident medium। ठीक है, और अगर वेव ट्रांसमिट हो गई, आगे निकल गई, आगे बढ़ गई, तो ऐसी सूरत में उसका एम्पलीट्यूड लिखा जाएगा ए ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 इनटू ai। अब इन दोनों फॉर्मूले में एक चीज कॉमन है, ai डिनोमिनेटर में v1 प्लस v2, ठीक है। यस, रिफ्लेक्ट हुआ तो v2 माइनस v1 करो, 2 माइनस 1। ट्रांसमिट हुआ तो वैसे भी 2 में जा रहा है तो 2 टाइम्स ऑफ v2। ठीक है, लॉजिक तो है नहीं है ऐसा, लेकिन एक याद रखने के लिए ट्रिक। क्लियर हो रही है मेरी बात? Yes. Okay, so this is the all theory corresponding to reflection of light in a very brief, बिल्कुल
छोटे सेंस में, उतने पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जामिनेशन को कवर कर ले अच्छे से। अब इसके न्यूमेरिकल बड़े जबरदस्त हैं, और अगली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आई हैव गिवन अराउंड 14-15 न्यूमेरिकल्स ऑन इट। तो अगले लेक्चर में हम ये सारे न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे। ठीक है, रुक जाए फिर। Yes, sir. Yes. अब आप मुझे बताएं कि